हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 27 जून 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के सोर्सेज हमारे असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज जैसे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, ऐसे जो भी सोर्सेज होने वाले हैं हम उनको रेफर करने वाले हैं, जिसका पीडीएफ लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में ज़रूर से लगा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको एडमिशन्स लेना है भद्रा आईएएस एकेडमी में, then do contact on to these numbers, या फिर आप हमारे वेबसाइट www.bhadraisacademy.in में भी लॉग इन कर सकते हैं एंड हमारे क्वालिटी कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं घर बैठे बैठे। चलिए सबसे पहला न्यूज़ देख लेते हैं। असम ट्रिब्यून में अगर देख लीजिएगा, सबसे पहला पेज में ही दिया हुआ है डिवाइसेस, एक बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइस को लाया गया है, जिससे टी लीव्स में जो पेस्टिसाइड्स है ना उनको डिटेक्ट कर लिया जाएगा। नाउ आप सोचिएगा, ठीक है एक डिवाइस बनाया गया है, इससे जो चाय की पत्तियों में पेस्टिसाइड्स है उसको डिटरमाइन किया जाएगा, इससे फायदा क्या होगा भाई? देखो मैं ना अलग अलग केसेस आपको दिखा रहा हूँ, है ना, क्योंकि देखो अगर असम का जो इकोनॉमी देखोगे ना, चाय के ऊपर इकोनॉमी बहुत एक मेजर इकोनॉमी डिपेंडेंस है, राइट? तो इसीलिए मैं इसको प्रॉपरली कवर कर रहा हूँ। सोचो एक चाय पत्ती है जो क्या रिस्पेक्टिवली अच्छे पेस्टिसाइड से बनाया गया है, एक चाय पत्ती है जिसको उतना अच्छा पेस्टिसाइड से नहीं बेसिकली उगाया गया। क्यों? क्योंकि शायद जो किसान ये उगा रहा था, एक तो उनका छोटा सा चाय बागान होगा, एक तो ये हो सकता है, या फिर ही प्रोबेबली वुड बी अ मार्जिनल फार्मर, राइट? तो इसीलिए इन्होंने जो पेस्टिसाइड यूज किया वो या तो बैंड पेस्टिसाइड्स है या तो डिग्रेडेड क्वालिटीज के पेस्टिसाइड्स है। अब क्या होता था ना, दैट अगर सेंटर में मेन टी ऑप्शन सेंटर में इसको बेचने जाता था ना, तो ये और ये मिक्सअप हो जाता था। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको और इसको डिटेक्ट करने के लिए कोई प्रॉपर मशीन्स नहीं हो पाती थी, दैट इसमें कौन सा पेस्टिसाइड्स यूज किया गया है, इस वाले पत्ते में कौन सा पेस्टिसाइड यूज किया गया है। क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाला पत्ता अच्छा है और ये वाला पत्ता गंदा है, लेकिन बट ये अगर दोनों मिक्सअप हो जाए उसके बाद अगर आप चाय पत्ती बना रहे हो तो उसकी क्वालिटी जो देखो क्या होता है ना, दैट क्वालिटी का जो पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है ना। अब क्या होगा, दैट इस चाय पत्ती का अलग से बेसिकली बिकेगा, है ना, मतलब इस चाय पत्ती का क्या हम लोग कॉस्ट ज्यादा ले सकते हैं? एब्सोल्युटली, इनफैक्ट पीपल विल बी वेरी मच ईगर टू पे फॉर दैट एज वेल, है ना, क्योंकि लोगों को ऑर्गेनिक चाहिए और अमीर लोगों की कमी नहीं है हमारे देश में, है ना। अच्छा सवाल बात है ये, हाँ ये भी जरूर बिकेगा, ऐसी बात नहीं है, बट इसको आप लो कॉस्ट में भी निकाल सकते हो मार्केट से। समझ रहे हो बात ना? दिस काइंड ऑफ डिवाइस वॉज रिक्वायर्ड सिंस अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से इसकी जरूरत थी, क्योंकि ये ट्रेस कर सकता है ग्रोअर्स को यूजिंग नॉन अप्रूव्ड पेस्टिसाइड्स। क्योंकि जहां से ये वाली पत्ती मिलेगी वहीं से पता चल जाएगा ना दैट हाँ किस रीजन्स के जो चाय पत्ती मतलब चाय ओनर्स हैं वो लोग इस टाइप की चाय पत्ती उगा रहे हैं, जहाँ पर बैंड पेस्टिसाइड्स या फिर वैसे पेस्टिसाइड्स जो कि यूज़ नहीं किए जाने वाले हैं वो सब यूज़ कर रहे हैं। तो इस टाइप से आराम से हम लोग निकाला जा सकता है। इनफैक्ट डेटा दिया गया है असम में, अगर देख लीजिएगा 44% ऑफ ग्रीन टी लीव्स जो है ना, दे आर ग्रोन बाय स्मॉल टी ग्रोअर्स, और ग्रीन टीज का डिमांड ज़्यादा है ना, तो इसलिए ज़्यादा वो पसंद किया जाता है। बट ग्रीन टी में भी इस टाइप के पेस्टिसाइड्स डाला जाता है, जिसको ये नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइस जो है आराम से डिटेक्ट कर सकता है आने वाले समय में। तो चलो ये तो जस्ट एक न्यूज़ इन ट्रांजिशन भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो क्या होता है ना, सिविल सर्विसेज में कभी भी अगर कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है ना, तो वो छोटा सा नहीं बहुत मोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो आर्टिकल था ना, इरोजन बाय एई रिवर रेंडर्स सेवरल होमलेस इन बोंगाईगांव, बस इतना। अब क्या करेंगे, आप इसको देखकर नजरअंदाज कर दोगे, चलो ठीक है कोई रिवर है, बट यहीं पर सिविल सर्विसेज आपको पकड़ लेगा, चल भाई यहाँ पे तो बच्चे इसको रिजेक्ट कर देंगे, हम इसी को डाल देते हैं। और सिंपली आपसे ऐसे पूछ सकता है दैट बताओ भाई ए रिवर जो है ये किस पार्ट ऑफ इंडिया में बहेगा, अगर यूपीएससी पूछ रहा है। अगर आसाम पीसीएस में अगर आपको पूछ लिया तो बोला जाएगा दैट बताओ ए रिवर जो है ये किस रिवर का ट्रिब्यूटरी है, तो आंसर विल बी मानस रिवर। ठीक है, देखो मानस रिवर ऑफ कोर्स इधर से भूटान से बहते हुए दिख रहा है ना आपको। अब यहाँ से देखो ए रिवर भी इधर से भूटान से बहते हुए दिख रहा है।
समझ रहे हो बात? यहाँ पे कहीं पर AI है सिर्फ इसका नाम, देखो यहाँ पर AI है, मैप में दिख रहा है आपको, बट इस आर्टिकल में जो है AIE दिया गया था, ठीक है। जस्ट याद रखिए दैट ये वो रिवर है जो क्या मानस रिवर का ट्रिब्यूटरी है। अब बताइए मानस रिवर कौन सा रिवर का ट्रिब्यूटरी है? ये फर्दर ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी है। अच्छा दोस्तों, जब भी मैं ये बता रहा हूँ, देखो जैसे ब्रह्मपुत्र, राइट, ब्रह्मपुत्र ऐसे करके कहीं ना कहीं बांग्लादेश में घुस जाती है, तो मानस इधर से ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। तो बताइए आप, मानस राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई? देखो जब भी कोई भी मेन रिवर इधर से फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो सोचो आप भी इधर से इधर चल रहे हो, तो आपका अगर मुंडी इधर से इधर डायरेक्शन में हुआ तो आपका इधर कौन सा हाथ होगा? दाहिना हाथ, राइट हैंड। इधर कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड, है ना। तो इधर से जो जो ट्रिब्यूटरी आपकी जुड़ेगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। तो क्या हम बोल सकते हैं दैट मानस जो है यह ब्रह्मपुत्र का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है? एब्सोल्युटली, है ना। अच्छा चलो ये बताओ आप दैट ए रिवर जो है यह मानस रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? ये ऐसे करके जुड़ती है। तो आप खुद अपने आप को इधर रख लीजिए, आप सोचिए आप इधर चल रहे हैं तो आपका राइट हैंड इधर होगा, आपका लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो ऑफ कोर्स आई रिवर जो है AIE रिवर, तो ये भी रिवर जो है ना इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो कि फर्दर ब्रह्मपुत्र का भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। देखो दोस्तों, हाँ एक चीज मैं बता देता हूँ, वैसे अगर असम ट्रिब्यून में देख लीजिएगा और भी कुछ एडिटोरियल पेज में भी आर्टिकल थे, क्लाइमेट चेंज हम लोगों ने बार बार उसको कर लिया है, और डिफरेंट अदर आर्टिकल्स इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट आई वुड से, राइट। इवेंचुअली क्या है ना, कुछ एक दो पॉइंट को डील करना इज नॉट शातिर, आई मीन लाइक इट्स नॉट ऑफ we can't achieve anything per se, right? तो ऐसा अगर फ्यूचर में कोई बड़े आर्टिकल्स उसके रिलेटेड आता है, मैं पॉइंट्स नोट करके रखता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। वी एट भद्राइज डू केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट, दैट फ्यूचर में अगर कभी भी उसके रिलेटेड ऐसा आर्टिकल आ गया जो कि बड़ा आर्टिकल हो, उसमें पॉइंट्स इंक्लूड किया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज वाला तो ऐसे आर्टिकल है ना दैट उससे ज़्यादा पॉइंट हम आप लोगों ने क्लास में भी कर लिए होंगे भद्राइज अकेडमी में, और ऑफ कोर्स हम लोगों ने न्यूज़ आर्टिकल्स में भी बहुत समय डिस्कस किया है, राइट। तो दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एनीवेज, ये वाला आर्टिकल पढ़ते हैं, द हिंदू से लिया गया है, नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया NARFI। नाउ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, इन्होंने इनॉग्रेट किया था नेशनल मिशन ऑन नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। नाउ यह है क्या? NARFI ये एक इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला गया? नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं दैट ये कोई एयर क्वालिटी रिसोर्स रिलेटेड ही कुछ होगा? एब्सोल्युटली, यह एक इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म है जो क्या हेल्प करता है डिसीजन मेकर्स मतलब यहाँ पर मैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा हूँ जो कि एयर पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज से डील कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट डायरेक्ट स्टेक होल्डर है, म्यूनिसिपैलिटीज है डायरेक्ट है, स्टार्टअप्स भी है, प्राइवेट सेक्टर्स है, ठीक है। तो सबको एक साथ लेकर चलता है और ये उन सबको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इंडिया के जो डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स है उसमें एयर पोल्यूशन कैसा कैसा है। ये एक रिसर्च बेस्ड ऑरिएंटेड इंफॉर्मेशन और इंडस्ट्री ओरिएंटेड सॉल्यूशन है, विल बी शेयर्ड एज एन इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट। द शॉर्ट टर्म बेसिक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स tailored for different groups such as active ground level staff in government establishment, implementers, media and policy makers and would be an integral part of the framework। मतलब वही है, different stakeholders को integral part of the framework बनाया जा रहा है, जिसका main objective क्या है? main objective यही है that different stakeholders के बीच में communication link को और भी ज़्यादा कैसे एयर क्वालिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशंस के पहुंचाने के लिए हम लोग और भी स्ट्रेंथन कर सके, और साथ ही साथ एयर क्वालिटी को मिटिगेट करने के लिए हम लोग कैसे सेल्फ मिटिगेशन एक्टिविटीज कैरी आउट फॉरवर्ड कर सके। समझ रहे हो बात? तो ये तो एक चीज है ही। नेक्स्ट इज इट विल प्रोवाइड एन ऑल इंक्लूसिव गाइड टू कलेक्टिंग एयर क्वालिटी डेटा, स्टडिंग इट्स इम्पैक्ट, इम्प्लीमेंटिंग साइंस बेस्ड सॉल्यूशंस। मतलब एक ऑल इंक्लूसिव गाइड होने वाला है जो क्या कलेक्ट करेगा एयर क्वालिटी डेटा को, स्टडी करेगा उसका इम्पैक्ट और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करेगा साइंटिफिक बेस्ड सॉल्यूशंस।
नेक्स्ट वणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल, एज सच दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट आई वुड से, क्योंकि पीआईबी में दिया गया था ना। क्यों दिया गया था? जस्ट इसलिए दिया गया था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इनको लॉन्च किया है वणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल को, ठीक है ना। प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव में ही आप इसको इंक्लूड कीजिए। चलिए एक एक देख लेते हैं वणिज्य भवन है क्या। वणिज्य भवन जो है ये एक नया प्रीमाइसेस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का, तो ये फैक्चुअल बेसिस पर अगर याद कीजिएगा तो जरूर से कर लीजिएगा। which is constructed near the India Gate and it will be used by the two department, जो क्या मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। निर्यात पोर्टल के बारे में अगर बात करें, निर्यात नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड, नाम से ही पता चल रहा है क्या हो सकता है। ये एक डेवलप्ड वन स्टॉप सॉल्यूशन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेक होल्डर्स के रिलेटेड, ठीक है, जहां से आप पा सकते हैं ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो क्या इंडिया के फॉरेन ट्रेड के रिलेटेड हो सके। दैट आपको अगर सोचो यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करना है तो उसमें सरकार समय के साथ साथ क्या होता है ना, टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, कभी कभी काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ को नजर मतलब एक जगह इंफॉर्मेशन पाने के लिए ये निर्यात पोर्टल है, ठीक है। तो इसी के बारे में दिया हुआ है, सच क्या आप जानिएगा इससे ज्यादा। नेक्स्ट द हिंदू से लिया गया था नीति आयोग के रिलेटेड। नाउ क्यों न्यूज में था? क्योंकि नीति आयोग के जो सीईओ है अमिताभ कांत, he is set to leave and will be replaced by former secretary of ministry of drinking and water sanitation। इनका नाम क्या है? परमेश्वरन अय्यर। तो अगर मैन इन न्यूज में अगर आप देखिएगा पर्सन न्यूज, तो उसमें ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा पर्सन इन न्यूज अगर पूछ लिया तो आपसे ये आने का प्रोबेबिलिटी 99% हो जाता है, ठीक है। दैट बताओ रिसेंटली जो नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं नीति आयोग के, उनका नाम क्या है? तो दैट आंसर विल बी परमेश्वरन अय्यर, है ना। एनीवेज, प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू इंस्टीट्यूशन, नीति आयोग। कब? 2015 में, क्योंकि 2015 से पहले जो था हमारा जो एग्जिस्ट कर रहा था ये था प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन की अगर बात करें वहां पर टॉप डाउन अप्रोच से काम किया जाता था, बट नीति आयोग में बॉटम अप अप्रोच को फोकस किया गया, क्योंकि मेन विजन नीति आयोग का यही था दैट ग्रास रूट लेवल में लोगों को कैसे एम्पावर करें। कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग हम लोग मतलब कोई भी अगर पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें डेटाज चाहिए, और वो डेटाज हमें ग्रास रूट लेवल के लोगों के द्वारा ही मिल सकता है, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बोला गया है। एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात की गई है। इट हैज टू हब्स, टीम इंडिया हब और नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब एक्ट करता है एज एन इंटरफेरेंस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, और नॉलेज एंड इनोवेशन हब वो बिल्ड द थिंक टैंक एक्यूमेन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो ये दो है। चेयरपर्सन अगर देख लीजिएगा इसका प्राइम मिनिस्टर है, वाइस चेयरपर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। गवर्निंग काउंसिल जो है यह चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। रीजनल काउंसिल की अगर बात करें, टू एड्रेस द स्पेसिफिक रीजनल इश्यूज कंप्राइजिंग चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स चेयर बाय, चलो ये तो खुद ही पढ़ लो यार, है ना। सीईओ देखो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो क्या अभी फिर से अपॉइंट होने वाले हैं परमेश्वरन अय्यर, तो उसी के बारे में दिया हुआ है। ये अपॉइंट किया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर एंड इट ही शुड बी इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको दिखाया गया दोस्तों, यह नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बारे में डिफरेंस है, राइट। बहुत जने आप लोगों में से ये होंगे जिनको तो प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़े नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप देख लोगे लाइक सिलेबस तो चेंज हुआ है ना 2015 तक ही तो ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही थी ना, तो बहुत समय जो है रीसेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलता। तो एनीवेज कोई बात नहीं, जो बेसिक डिफरेंस कोई पॉइंट्स है वो सब हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और एक एक करके देखते रहिए। जैसे मैंने पहले ही बोला ना आपको, नीति आयोग जो है वो बॉटम अप अप्रोच के तहत काम कर रही है, बट पहले क्या होता था प्लानिंग कमीशन में? टॉप डाउन अप्रोच। देख रहे हो एक लिखा हुआ है ना, वैसे ही आपको डिफरेंट अदर पॉइंट्स भी मिलेंगे, है ना। जस्ट गो थ्रू इट वंस योरसेल्फ। इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग, बताइए बहुत सारे इंडेक्सेस निकालती है, हेल्थ इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स, 7 प्रोजेक्ट, राइट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स। तो ये सब इंडेक्स को रट्टा मार लो और कुछ नहीं, रट्टा मार लो मतलब अपने कॉपी में लिख लो, इवेंचुअली धीरे धीरे देखते रहना, कहीं ना कहीं दिमाग में घुसते रह जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
डाउन टू अर्थ से ये नहीं लिया गया, माफ़ कीजिएगा, इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया, इसको थोड़ा ये कर लिया। एनीवेज, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया रिसेंटली। VLSRSAM was successfully flight tested by DRDO and Indian Navy, ठीक है, कहाँ से, ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, दैट इज चांदीपुर कोस्ट, ठीक है ना। सवाल होता है दैट VLSRSAM दैट इज वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है क्या? इट हैज़ बिन डिजाइन एंड डेवलप्ड इंडिजिनसली, दैट इज हम लोग के देश में ही हुआ है, और जॉइंटली बाई डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन नेवल वॉरशिप एज वेल। Now, the missile has a capability of neutralizing various aerial threat. जैसे होता नहीं है that navy, जैसे इंडियन पेनिनसुला ये मान लो, ठीक है, अब इंडिया की शिप सोचो इतने दूर है, ठीक है, तो अचानक से अगर कहीं अटैक हो गया तो इनके पास रिसोर्सेज तो होने चाहिए ना, तो यही रिसोर्स होंगे। सोचो चाइना का कहीं से या फिर पाकिस्तान का कुछ फाइटर जेट आ रहा है, ठीक है, तो अचानक से ये अपने आप को शूटर एक्टिव कर लेगा, राइट, और जैसे इसके पर्टिकुलर एक रडार में आएगा ये शूट कर देगा, ठीक है। और ये है क्या, ये एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने का ही तो काम करता है। वेरियस एरियल थ्रेट्स जिसमें सी स्किमिंग भी हो सकता है। सी स्किमिंग क्या होता है बताइए? तो ये एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें मेनी एंटी शिप मिसाइल्स एंड सम फ्लाइट्स या फिर एयरक्राफ्ट्स यूज करते हैं ऐसे टेक्निक जिससे ये रडार या फिर इंफ्रारेड डिटेक्शन को अवॉइड कर सके, राइट। तो अगर आप कितने भी रडार को अवॉइड करो हमारा, बट स्टिल हमारे पास ये जरूर पावर है दैट इसको हम लोग अगर एक्टिवेट कर देना तो फिर दुश्मन के होश उड़ा सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ है जिसको आपको याद करना है। एनीवेज, मिसाइल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए दैट इसका स्ट्राइकिंग हाई स्पीड एयरबॉर्न टारगेट है जो क्या 40 to 50 किलोमीटर रेंज तक हिट कर सकता है। इट्स डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन अस्त्र मिसाइल विच इज़ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। तो यही सब है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ तो मैंने आपको बोलना भूल गया, सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब समझते हो, मतलब सरफेस से उड़ा, एयर में जाके किसी को हिट किया, खराब, ठीक है। और ये जो बेस्ड है ऑन द अस्त्र मिसाइल, और अस्त्र मिसाइल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इट इज़ बियॉन्ड विजुअल रेंज। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब एक ऐसा रेंज जो कि आपके आंखों में दिखे ना, राइट, उसके भी बाहर में जाके हिट किया जा सकता है अस्त्र मिसाइल के द्वारा। तो वैसे ही इस मिसाइल के द्वारा भी हिट किया जा सकता है बियॉन्ड विजुअल रेंज। और ये जैसे अस्त्र मिसाइल एयर टू एयर था, दैट इज हवाई जहाज से छोड़कर किसी दूसरे वाले एरियल टारगेट को हिट करना होता है, वैसे ही ये वाला जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया VLSRSAM, ये सरफेस टू, अब सरफेस मतलब मेन लैंड नहीं, शिप के सरफेस से भी हो सकता है, समझ रहे हो बात। चलो नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ लिया गया है। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 के इस टॉपिक से आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं। इट टॉक्स अबाउट द नॉर्म्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ किड्स वर्किंग ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स। देखो, ऐसी बात नहीं है दैट अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया था सरकार के द्वारा दैट बच्चे जो टीवी में काम करते थे, नहीं था ज़रूर 2011 में, बट वो टीवी तक का ही लिमिट था। बट अभी क्या है ना, सोशल मीडिया तो है ही, दैट इज़ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो सब क्या हुआ, सोशल मीडिया हुआ। OTT प्लेटफॉर्म्स क्या होता है? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। ये पता है क्या होता है? ये जो Amazon प्राइम देखा है, डिज्नी हॉटस्टार, और भी बहुत सारे छोटे मोटे हैं, बट हाँ नेटफ्लिक्स बहुत बड़ा नाम है यहाँ पर। तो ये सब बड़े बड़े नाम हैं। और अभी जो गाइडलाइन निकाला गया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा, इनमें गाइडलाइंस में क्लियरली लिखा हुआ है दैट चाइल्ड प्रोटेक्शन को इंश्योर करना पड़ेगा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। और अभी जो क्या इंडस्ट्री रेगुलेटेड नहीं था, दैट इज सोशल मीडिया एंड OTT प्लेटफॉर्म्स, इन इंडस्ट्रीज को भी हमें रेगुलेटेड करना पड़ेगा, राइट। तो गाइडलाइंस में क्या क्या लिखा हुआ है? पहले तो बोला जा रहा है रजिस्ट्रेशन के बारे में। बोला जा रहा है दैट जो भी चाइल्ड आर्टिस्ट हो, जो भी चिल्ड्रन हो, उनको उस रीजन के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर रजिस्टर करना पड़ेगा। साथ ही साथ कोई भी प्रोड्यूसर हो, कोई भी ऑडियो विजुअल मीडिया प्रोडक्शन हाउस हो, कोई भी कमर्शियल इवेंट कैरी आउट कर रहा हो, है ना, अगर ये लोग कमर्शियल इवेंट भी कैरी आउट कर रहे हैं, देन ऑन लो ऑल्सो दे नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व होंगे, तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेंगे दैट कभी जब भी फंक्शन होगा तो वहाँ पे पुलिस फोर्स तो एटलीस्ट भेज सकते हैं,
समझ रहे हो? नेक्स्ट, नो एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज पेरेंट्स हु आर यूजिंग चिल्ड्रन टू मेक मनी हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। मतलब आप जो बच्चे के मम्मी पापा उसको भेज रहे हैं तो एक्चुअल तो मेन तो जिम्मेवारी उनका ही है, आपका बच्चा है भाई, आप भेज रहे हो, ठीक है। और ये सब प्रोविजन वैसे तो पुराने एक्ट्स में भी दिए गए हैं, देखो सब पुराने एक्ट्स के नाम भी लिखे हुए हैं। एनीवेज, डिस्क्लेमर एक ज़रूर प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो भी प्रोड्यूस कर रहा है कोई मूवी या फिर कोई OTT प्लेटफॉर्म में कोई सीरियल, प्रोड्यूसर को क्या लिखना पड़ेगा, एक डिस्क्लेमर लिखना पड़ेगा जहाँ पे वो क्लियरली बोलना चाहिए दैट देयर हैज़ बीन नो अब्यूज, नेग्लेक्ट और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस ऑफ शूटिंग। होता नहीं है जैसे सिगरेट स्टार्टिंग में लिखा होता है दैट सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, राइट, स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो इस टाइप से ही स्टार्टिंग में आपको, अगर वो बच्चा कोई अगर एक्टर है तो आपको उस सिचुएशन में यहाँ पर भी इस टाइप के डिस्क्लेमर देने पड़ेंगे। चाइल्ड स्पेसिफिक कंसिडरेशंस, मतलब देखो गाइडलाइन क्लियरली प्रोहिबिट करता है चाइल्ड को कोई भी ऐसा कास्ट में एक्ट करना या फिर रोल में उनको रोल देना जो क्या उनके लिए इनअप्रोप्रिएट हो। अब बच्चों के लिए क्या इनअप्रोप्रिएट होता है, जैसे एडल्ट्री चीज़ें होती है ना जिसमें एक्सपोज बहुत ज़्यादा किया जाता है, ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइप के सीरियल्स को तो बच्चों को बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है, राइट। प्रेजेंस ऑफ गार्जियन, एटलीस्ट एक पेरेंट, मतलब पेरेंट मतलब होता है मम्मी या फिर पापा में कोई भी एक पेरेंट, या फिर मम्मी पापा को छोड़कर, पेरेंट को छोड़कर कोई भी, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, मामा मम्मी, वो लोग आ जाते हैं गार्जियन के कैटेगरी में, ठीक है। और वो लोग लीगल गार्जियन ही होते हैं ऑफ कोर्स, या फिर कोई नोन पर्सन है ना, वो बच्चों के साथ होना ही चाहिए जब बच्चा शूटिंग कर रहा है। अच्छा, अगर इन्फेंट्स कोई हो, इन्फेंट्स के द्वारा भी तो बहुत समय, बहुत एक नवजात शिशु लोगों का भी तो एक्टिंग में इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, तो उनके केस में रजिस्टर्ड नर्स का होना जरूरी है, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट, पुलिस वेरिफिकेशन, हर पर्सन को इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन हु मे बी इन कॉन्टैक्ट विद चिल्ड्रन, उनको एक सबमिट करना पड़ेगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, है ना, जहाँ पे उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा दैट उन कोई ऐसा कंटेगियस डिजीजेज वो कैरी नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा। चाइल्ड्स एजुकेशन, राइट, द प्रोड्यूसर ऑल्सो नीड्स टू इंश्योर दैट चाइल्ड्स एजुकेशन अंडर द RTE एक्ट टू इंश्योर नो डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम स्कूल, मतलब बच्चों का एजुकेशन सबसे ऊपर है। एक्टिंग करके कोई सक्सेसफुल नहीं, मतलब सक्सेसफुल बनने का प्रोबेबिलिटी रिस्पेक्टिवली कम होता है, बट एजुकेशन अगर किसी के पास हो तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम और हर बीइंग सक्सेस इज मोर, राइट। तो यही चीज़ बोला गया दैट कुछ भी आप एक्टिंग कराओ, जो कराओ, उनका एजुकेशन में कुछ हानि नहीं होना चाहिए। ब्रेक्स, अ चाइल्ड शैल ओनली पार्टिसिपेट इन 1 शिफ्ट पर डे, मतलब बच्चा सिर्फ एक ही शिफ्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें भी ब्रेक उन्हें मिलना चाहिए आफ्टर एवरी 3 आवर्स, ये मैंडेटरी है। इनकम में बोला गया जितना भी चाइल्ड आर्टिस्ट कमा रहा है उसका एटलीस्ट, देखो एटलीस्ट मतलब एट मोस्ट 100% भी हो सकता है, ठीक है, बट एटलीस्ट 20% तो उसका फिक्स डिपॉजिट में जाना चाहिए, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है ना, दैट आपको गारंटी है दैट 5% तो आपको इंटरेस्ट मिलना ही है, जो हो जाए, दुनिया इधर से उधर पलट जाए, ठीक है। तो और ये काफ़ी ज़्यादा सेफ भी तो एक है ना, तो ठीक है, इसीलिए तो बोला ना 20% ही आप मिनिमम लगाओ ना, अब बाकी का 80% आप शेयर मार्केट में लगा दो, जाओ, मेरे को कोई फर्क, बट मिनिमम 20% उनका रहना चाहिए, जिससे बच्चा जो छोटे में काम कर रहा है, वो मम्मी पापा ने तो उनका काम करवा दिया, उन्हें बच्चा को तो पता ही नहीं दैट हाँ मेरे साथ क्या हुआ। तो बाद में अगर बच्चा सोचे दैट अरे भाई मैंने काम किया, मेरे काम करने का पैसा कहाँ है, तो एटलीस्ट दे विल बी सिक्योर दैट हाँ यार सरकार ने इतना प्रोविजन जरूर रखा था दैट हाँ 20% हमारे मम्मी पापा ने एटलीस्ट फिक्स डिपॉजिट तो करके रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ होना चाहिए। नेक्स्ट इज फैमिली एंटरप्राइज। फैमिली एंटरप्राइज में यहाँ पे बोला गया दैट बहुत समय आप देख रहे होंगे दैट कुछ कंटेंट क्रिएट किया जाता है इंस्टाग्राम में, फैमिली ही करती है, तो मम्मी पापा अपना चैनल है कर दिया, चलो ठीक है, तो उसमें इस टाइप के रेगुलेशंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसमें माना जाएगा दैट चिल्ड्रन इज वर्किंग इन द फैमिली एंटरप्राइज एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन इतना ऑफ चाइल्ड लेबर एडोलेसेंट लेबर एक्ट ऑफ इतना, ठीक है, समझ रहे हो, तो उसमें ये सब नहीं लगेगा, तो ये सब चीज़ है। नेक्स्ट, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग, जो कि रिलीज किया गया बाय इकोनॉमिस्ट,
बोला गया है इंडिया सिटीज़ जो इंडिया में है ना, इट इज़ फेयर पुअरली इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटीज़। मतलब वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटीज़ में इंडिया की सिटीज़ ज़्यादा है नहीं। इनफैक्ट अगर देखिएगा न्यू दिल्ली का रैंक अगर देखिएगा 112 है, वही मुंबई का रैंक 117 है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल वियना ऑफ कोर्स टॉप द लिस्ट है, ठीक है। मोस्ट लिवेबल सिटीज़, देखो मोस्ट लिवेबल सिटीज़ मतलब सिर्फ रहना ही नहीं होता, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। पाकिस्तान के सिटीज़ ऑफ कराची एंड बांग्लादेश कैपिटल ऑफ ढाका आर अमंग द लीस्ट लिवेबल सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इंडियाज GSAT 24 सैटेलाइट हैज़ बिन लॉन्च्ड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया है GSAT 24 सैटेलाइट इन इट्स फर्स्ट डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। एनीवेज इसके अगर कुछ स्पेसिफिकेशंस देखोगे, कू बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये, वे करता है इतना किलो है ना, ऑफ कोर्स, विथ पैन इंडिया कवरेज ऑफ DTH एप्लीकेशंस नीड। मतलब वही जो केबल कनेक्शंस आप देखते हो ना, तो GSAT 24 सैटेलाइट से जो आप वो एक्सेस कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। एंड GSAT आर इंडियाज इंडिजिनसली डेवलप्ड, ये तो सबको पता ही है। मतलब ये सब पहले से पढ़े होंगे ना यार, GSAT क्या होता है ना, तो तभी आएगा, नहीं तो अदरवाइज सब कुछ पढ़ाना एक ही क्लास में इट्स इम्पॉसिबल। अदरवाइज एक काम करता हूँ, मैं कभी एक क्लास लूँगा जहाँ पे ये इन सब पॉइंट्स को अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। उसके बाद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, वो वो सब भी ऑर्बिट्स के बारे में बतलाता हूँ, ठीक है। तो एक कभी क्लास लेते हैं अलग से, है ना, एक क्लास में सब कुछ नहीं किया जा सकता, है ना। Next is दोस्तों as such it is not that important I would say, but still I thought of including it because you never know, anything can be asked. Still आप इसको ethics point of view से भी relate कर सकते हैं अपने syllabus के। Zenica Jagasia एक 19 year old model है जिनका डाउन सिंड्रोम्स है। इन बच्चों का एक्टिविटीज़ जो है बहुत एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम्स के। अब देखो शी इज़ एन मॉडल, देख रहे हो कितने खूबसूरत लग रही है ये, ठीक है। सो वही चीज़ एक न्यूज़ है अलग सा, जस्ट इफ़ यू कैन रिमेंबर दिस नेम देन दैट इज़ फाइन, है ना। सो या अब MCQs में आ जाता है। कल कुछ MCQs आपसे पूछा गया था। पहला MCQ था दैट कौन सा सेक्शन है IP का डिक्रिमिनलाइज करता है राइट्स ऑफ LGBTQ कम्युनिटीज़। ऑफ कोर्स द आंसर वाज सेक्शन 377 ऑफ IPC। दूसरा क्वेश्चन था स्टेटमेंट कुछ रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी। पहला था इट रिप्रेजेंट्स ओनली द फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी, नहीं फ्लोरल फॉनल दोनों होता। बायोडाइवर्सिटी लॉस हैज द पोटेंशियल टू पुट अ कंट्री इनटू बैंक्रप्सी रिस्क। यस इट हैज अ पोटेंशियल। ये नहीं बोला गया दैट बायोडाइवर्सिटी लॉस विल मस्ट पुट डाउन अ कंट्री इन बैंक्रप्सी रिस्क। ऐसा अगर मस्ट अगर लिखा हुआ रहता तब वो रॉन्ग होता, लेकिन बट हैज अ पोटेंशियल कैन, then those are the statement which are absolutely true, right? तो या B is the correct answer है, right? अच्छा 30 दो ही क्वेश्चन दिया था हम लोगों ने। चलो A B था सीक्वेंस, सब ने ही सही किया, सब ने, किसी ने गलत नहीं किया। वाओ अमेजिंग। चलो इजी था ना, कुछ तो था ही नहीं। आज का क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नीति आयोग। It emphasizes bottom-up approach to envisage the vision of maximum governance, minimum government. दूसरा, SDG India Index is an initiative of नीति आयोग। आपको बताना है कौन सा सही स्टेटमेंट है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। दूसरा, NARFI के बारे में बोला गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसेंटली इनॉग्रेटेड नेशनल मिशन ऑन नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। नाउ है क्या ये एक इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म है टू हेल्प ऑल द स्टेक होल्डर्स टू एड्रेस एयर पोल्यूशन इशू इन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है, इट इज अ प्लेस वेयर रिसर्च बेस्ड ऑडिटेड इंफॉर्मेशन and industry oriented solution will be shared in easy to understand format। आपको बताना है कौन सा सही है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। next question, which of the following shall not fall under the categorization of norms made for children working under OTT platforms by National Commission for the Protection of Children। पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, मैंडेटरी चाइल्ड आर्टिस्ट रजिस्ट्रेशन विद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। दूसरा, प्रोहिबिट चिल्ड्रन फ्रॉम बीइंग कास्ट इन द रोल्स और सिचुएशंस दैट आर इनअप्रोप्रिएट। तीसरा,
Producer also needs to ensure that child's education is no discontinuity from school. Fourth, a child shall participate a minimum of 1 shift per day. आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा। दोस्तों हम लोग जैसे बोला था दैट मेंस का इनिशिएटिव, तो देखो हर रोज़ तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू द स्ट्रेस ऑफ मोर एंड मोर ऑफ वर्क, राइट। बट इवेंचुअली व्हाट वी विल डू इज़ लाइक, या तो हम ऐसा कर सकते हैं दैट डे आफ्टर डे वी विल इंक्लूड अ थिंग लाइक अ क्वेश्चन एंड एन आंसर फॉर्मेट, या फिर आप मुझे सजेस्ट करो दैट हाउ डू यू लाइक इट टू गो, वेदर यू लाइक इट, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम लोग दे दिया, राइट, इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, इसका बॉडी पार्ट में आप क्या लिखोगे, राइट, देखो ये बॉडी पार्ट ही तो हुआ है ना, और कंक्लूजन पार्ट क्या लिखोगे, तो आप ऐसा चाहते हो आंसर, या आप दूसरा वाला बोलो, से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, राइट, मैं उसका मॉडल आंसर आपको नहीं दूंगा, बट मैं आपको बताऊंगा दैट हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, दैट इज, देखो जैसे ये सिंगल यूज प्लास्टिक है, ठीक है, तो उसको अप्रोच कैसे करेंगे, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आपको ये मॉडल आंसर, आप शायद ही 1% ही स्टूडेंट होंगे जो कि एक्चुअली में ये सब लिखते होंगे अपने नोट्स कॉपी में, या फिर इसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करते होंगे, मुझे पता है, राइट। तो उसी लिए बोल रहा हूँ इसका प्रोडक्टिविटी उस केस में घट जाएगा, लेकिन अगर आप लोग नहीं एक्टिव कर रहे हो, तो अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो दैट विल बी मच बेटर, राइट। एनीवेज आज का ये मॉडल क्वेश्चन है, मॉडल आंसर है, प्लीज गो थ्रू इट वंस, राइट, मेक योर ओन आंसर फर्स्ट, आफ्टर दैट जस्ट लुक ऑन टू आंसर्स फ्रॉम दिस आंसर एज वेल, दैट कहाँ तक आपका आंसर मैच अप हो रहा है, राइट। So anyways, this was all about the discussion for today's class. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much, guys.